गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप आई एम ऑडिबल। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? हाँ जी, एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं। आपसे नोट्स ना आज जस्ट क्लास के बाद सारे नोट्स शेयर कर लिए जाएंगे। फाइन, ऑल गुड, फाइन फाइन। ओके, कल की क्लास में जो हमने किया था उसकी ही कंटिन्यूएशन में आज हम करेंगे। फोर्स एंड मोशन को कंप्लीट करेंगे आज। फाइन, अब देखो जो ग्राफ है, आपको एक बार यू हैव टू गो थ्रू ऑल द ग्राफ्स। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है, ये एक्सेलरेशन का है, ये डी एक्सेलरेशन का है। एक आइडिया होना चाहिए ताकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर पाओ। फाइन, अब आते हैं हम जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की 3 इक्वेशन है जो हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। बेसिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट द इक्वेशंस ऑफ द मोशन, उसके बारे में पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बाय चांस अगर हम में से आपको कोई भी 3 या 4 स्टेटमेंट्स दे देता है एग्जामिनर इस बेसिस पे, किस पे? इक्वेशन ऑफ मोशन के बेसिस पे, तो आपको आइडिया होना चाहिए। वी विल नॉट लीव एनीथिंग जो 6 से 10 तक कवर है, चाहे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कम इंपॉर्टेंट है, करेंगे सारी। बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वर्बली और आपको मेंशन कर दूंगा कि ये चीजें थोड़े ध्यान से पढ़ लेना, इसके चांसेस, क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। बस इतना करना है आप लोगों को। फाइन, अब देखो 3 हमारी इक्वेशंस है। 3 इक्वेशन कौन कौन सी है मोशन की? देख, पहली चीज आपको पता होना चाहिए, यहां हम v क्या ले रहे हैं? यहां v ले रहे हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल क्या ले रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी। ये u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। a एक्सेलरेशन, t टाइम, t क्या है? टाइम। s क्या है? डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन की अगर हम बात करें, हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन है v, जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। देखो, फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकंड है द डिस्टेंस कवर s। डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? आपका इनिशियल वेलोसिटी इनटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां आप देखोगे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू का यूज नहीं किया गया। थर्ड है आपका फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस कवर। एस क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर, वो एस है। ये तीनों इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। अब तीनों इक्वेशंस डिराइव कैसे हुई है? बिल्कुल आपको डेरिवेशन में नहीं जाना, बट डेरिवेशन से थोड़ा आइडिया हो जाता है, याद करने में आसानी हो जाती है। देखो, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है ये क्या है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। यहां u है, यहां क्या है? ये v है, ये फाइनल वेलोसिटी है। फाइन, अब देखो सिंपल सी बात है, हमें इस चीज का पता है कि जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है आपकी? v माइनस यू बाई टी। सिंपल, v माइनस यू बाई टी, ये चीज तो हमें पता है। अब a का हमें पता है, तो a सिंपल सी बात है, अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो आपकी v की वैल्यू क्या आ जाएगी? u प्लस एटी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। और ग्राफ से भी ये क्लियर हो जाता है। ग्राफ से ये क्या क्लियर हो जाता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम है। कैसे प्रूफ हो जाता है ये? देखो, एक्सेलरेशन आपका, देखो v माइनस यू क्या है? यही चीज है ना, पूरे में से ये माइनस करो, है ना? मतलब पूरे में से ये माइनस करोगे तो OC माइनस OD हो गया ना। बच्चे बताओ, कोई गलत है इसमें? OC माइनस OD, और OC माइनस OD किसके बराबर है? CD के बराबर है। किसके बराबर है? CD या DC लिख लो, इसके बराबर है, इसके बराबर है। और DC किसके बराबर है? DC,
DC इज इक्विवेलेंट टू AB। DC किसके बराबर है? AB की। तो ये सिंपल आपकी AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू T। क्यों हो जाएगी? क्योंकि A इक्वल टू DC बाई T होगा, DC इक्वल टू AT एंड DC की वैल्यू किसके बराबर है? AB की। तो AB इक्वल टू AT हो गया। अब हमें ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं। फाइनली हमारा क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सिंपल। दूसरी इक्वेशन है डिस्टेंस की, टोटल डिस्टेंस कवर। अब यहां एक चीज ध्यान रखना, इस ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हमेशा टोटल डिस्टेंस कवर क्या होता है? ये चीज होती है एरिया अंडर यूर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो वेलोसिटी के अंडर एरिया है ना, वो आपका पूरा का पूरा एरिया क्या होगा? सिंपल सी बात है, पूरा का पूरा एरिया क्या होगा? आपका डिस्टेंस होगा। तो सिंपल है, इस ट्रायंगल का एरिया देखो क्या हो जाएगा? ये टी है, सॉरी इस रेक्टेंगल का यूटी हो गया, ये एरिया यूटी हो गया, और ये एरिया याद करो, हाँ जी, ये इसकी वैल्यू पिछले उसमें हमने 80 निकाली थी। क्या निकाली थी? AB की वैल्यू किसके बराबर निकाली थी? 80। अब ये 80 है, ये T है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू 80 स्क्वायर हो जाएगा। टोटल एरिया कितना हो गया? UT प्लस 80, हाफ 80 स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? डिस्टेंस कवर क्या है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर क्या है? UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। आपको सिंपली ध्यान रखना, सेकंड इक्वेशन में हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ 80 स्क्वायर। वो कहां से आया? ये 80 है, ये T है, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है? ये सेकंड इक्वेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी मैं 5 मिनट में ये करवा दूंगा आपको, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड है आपका इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as। बट आपको याद करनी है ये तीनों, ताकि बाय चांस कई बार क्या होता है, वो कोई क्वेश्चन भी दे दे तो आप उसे सोल्व कर पाओ। क्लियर है सोनिया एंड रिचे? बताइए मुझे, कोई इशू है इसमें? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? बताओ मुझे। ये मुश्किल नहीं है, याद करने वाली चीजें हैं, आपको जस्ट यू हैव टू क्रैम देम, हेल्प होगी। अब यही चीज जब हम एक्सेलरेशन, आगे हम ग्रेविटेशन वाले नोट्स आज ही आपसे शेयर होंगे, शायद क्लास कल होगी उसकी, बट नोट्स शेयर हो जाएंगे आपके। तो जब हम एक्सेलरेशन, ये स्मॉल g क्या है? आपका ग्रेविटी है, और ग्रेविटी स्मॉल g रिप्रेजेंट क्या करता है? एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जब भी कोई चीज हम बात करते हैं, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लेते हैं। इन इक्वेशंस को g के हिसाब से, जैसे v क्या था? u माइनस u प्लस 80, सॉरी u प्लस 80 था ना। तो यहां हमने क्या है? u को 0 ले लिया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कोई भी बॉडी स्टार्ट होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, हम 0 मानते हैं। वो 0 मान ली तो सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस फाइनल ग्रेविटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ग्रेविटी इंटू टी, और g की वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आगे हम करेंगे, क्या चीज होती है डिटेल में करेंगे। सेम वे हर इक्वेशन में ये चीज लगा सकते हैं। डिस्टेंस कवर क्या होगा? हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टाइम स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते हैं। सेम वे फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू आपका क्या हो जाएगा? h है डिस्टेंस कवर, जिस हाइट से आपने फेंका है, जिस हाइट से आपने फेंका है। समझ लो। अब सिंपल सी बात है, आपको ये दे दिया कि भाई कोई चीज, आप कोई पत्थर 20 मीटर से फेंक रहे हो, तो कितने टाइम में वो नीचे आएगा? यहां से निकाल लोगे। 20 मीटर से फेंक रहे हो, 20, ठीक है, जी का पता है, टी स्क्वायर पता है, तो आप निकाल लोगे ना कितनी देर में वो नीचे आएगा, टकराएगा धरती से। निकाल सकते हो सिंपली। पूछते नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये चीजें पूछते नहीं है, फिर भी यू शुड हैव एन आइडिया।
जो पूछते हैं उनकी बात मैं आगे करूँगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बनाते हैं ज़्यादातर साइंस के किसी भी उसमें, ठीक है। फिर हम अगर हाँ, फाइनल वेलोसिटी अगर कोई सर्कुलर मोशन में है, एक कंप्लीट सर्कल पूरा करता है टाइम टी में, कितने में, टाइम टी में, तो सिंपल सी बात है v इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी इन सर्कुलर मोशन। अगर आपको उसका रेडियस पता है तो सरकमफ्रेंस, टोटल सरकमफ्रेंस एक चक्कर कितनी देर में लगाता है डिवाइडेड बाई टी पर यूनिट टाइम, वो आपको क्या दे देगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर मोशन। फाइन, ये बेसिक चीजें हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजों पे, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फाइन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ा है आज तक आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, बताइए मुझे। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या आपको पता है, क्या आपने पढ़ा है उन चीजों में, बताइए मुझे फटाफट। हाँ जी, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। फोर्स टुवर्ड्स इनसाइड द अर्थ, वो क्या है, सेंट्रीपिटल, ओके, एंड सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड द अर्थ, ओके। मतलब सिंपल सी बात है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप समझो, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब आप एक स्टोन को एक धागे में बांध के घुमाते हो, घुमा रहे हो ना, धागे से एक स्टोन को घुमा रहे हो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में, किस में घुमा रहे हो, सर्कुलर मोशन में, ठीक है। सर्कुलर मोशन में ये धागा है, धागे को हाथ से पकड़ के घुमा रहे हो, ये धागा घूम रहा है। क्या होता है जब धागा घूमता है तो उसकी टेंडेंसी, जो स्टोन की टेंडेंसी है कि वो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार एक्सेलरेट कर रहा है, और वो एक्सेलरेट करता है तो एक आपको अपेरेंट फोर्स, जिसे हम सूडो फोर्स भी बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए ट्रू फोर्स, ये ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी भी ट्रू फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आपका ट्रू फोर्स नहीं है। ये क्या है, कोई भी चीज है आप घुमा रहे हो, तो जैसे मैंने यहां एग्जांपल दिया किसका, स्टोन का, इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड एंड कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स 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 द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर मोशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियली इनवर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। फाइन, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ काम करता है, ये ट्रू फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंटर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, जैसे उसकी टेंडेंसी है बाहर जाने की, वो क्या है, बट ये ट्रू फोर्स नहीं है, ये सूडो फोर्स है, मतलब फिजिक्स की टर्म में ये फोर्स नहीं है। ध्यान देना बच्चे, जो मैंने बताया वो क्या है, ये फिजिक्स की टर्म में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्रू फोर्स नहीं है, ये हमेशा क्या है, अपोजिट टू आपका सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, ठीक है। its magnitude is same as the centripetal force, it is a pseudo force, असली फोर्स नहीं है, ये क्या है, सूडो फोर्स है। सिंपल सी बात है, होता क्या है, जब आप कोई भी चीज घुमा रहे हो तो उसका इनर्शिया के कारण, ये कोई फोर्स नहीं है, ये सिंपल सी बात है, उसके जो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके कारण वो बाहर जाना चाहता है, उस पर कोई फोर्स नहीं है, वो इनर्शिया है।
उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे देते हैं, उसके मोशन के कारण वो चीज है, ना कि कोई फोर्स लग रहा है। बहुत से बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ट्रू फोर्स मानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ट्रू फोर्स नहीं है। आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब होता है, जब अंदर से, अब आप पत्थर घुमा रहे हो तो आपकी मसल्स काम कर रही है ना, वो मसल्स क्या है, मसल्स उसे एक्सेलरेट कराने में हेल्प कर रही है। यहां फोर्स का सोर्स क्या है, आपकी मसल्स। आप बाइक घुमाते हो तो इंजन, इंजन क्या है आपका, जो इंजन है वो आपका फोर्स का सोर्स है। सिंपल सी बात है, जब आप सर्कुलर ट्रैक पे बाइक घुमा रहे हो तो बाइक किस साइड जाती है। हाँ जी सोनिया, मुझे बताओ क्या इशू आ रहा है बार बार। आई थिंक यू आर लिविंग द मीटिंग एंड यू आर, बताइए मुझे। सोनिया कनेक्शन का इशू है, क्या इशू है, आप बार बार यू आर लिविंग द मीटिंग एंड ज्वाइनिंग अगेन एंड अगेन, कोई इशू आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, बताइए मुझे। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी चीज का आप कहां कहां देखते हो, जैसे आप बस घूमती है तो आपकी बॉडी बाहर की तरफ, ठीक है, आप बाइक बहुत तेज चला रहे हो, गाड़ी तेज चला रहे हो, तो वो टेंडेंसी है जब आप मोड़ पे जा रहे हो तो आप बाहर की तरफ धकेले जाते हो। क्यों धकेले जा रहे हो, वो ट्रू फोर्स नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी एक डायरेक्शन, एक आपकी बॉडी का इनर्शिया है, आपकी बॉडी उसी इनर्शिया में रहना चाहती है, कार की बॉडी उसी इनर्शिया में रहनी चाहती है, इसलिए वो बाहर की तरफ मूव कर रही है। फाइन, समझ आया रिची एंड सोनिया, सूडो फोर्स क्या है, समझ आया कि नहीं आया, बताओ मुझे। ट्रू फोर्स नहीं है, आप हमेशा याद रखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट ए ट्रू फोर्स। क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे, क्लियर है। हाँ जी, अब आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे, जो न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन के 3 लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ हैं, तीनों हमें पढ़ने हैं। अब जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, लाइफ के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं जिनमें ये लॉ ऑफ मोशन लगता है, उनसे आते हैं क्वेश्चन, उनसे बनते हैं कि इसमें कौन सा लॉ लगा, उसमें कौन सा लॉ लगा, ठीक है, 3 स्टेटमेंट दे दी, विच ऑफ देम एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स मोशन, वो सब। फाइन, अब देखो हम मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो डील करती है किससे, मूविंग बॉडीज से, ठीक है, मैकेनिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज, बॉडीज के ऊपर। इट डिवाइडेड इनटू 2, स्टैटिक जब आपका रेस्ट में हो, डायनेमिक जब आपकी बॉडी मूव कर रही हो। काइनेमेटिक्स में हमें फोर्सेस का कोज ऑफ मोशन पता होना चाहिए, काइनेटिक्स में कोज ऑफ मोशन, हाँ जी, नहीं पता होना, सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक्स में कोज ऑफ मोशन हमें एक्सप्लेन करना होता है। ये फिजिक्स की ब्रांचेस हैं, ये क्या है, फिजिक्स की ब्रांचेस हैं जो मोशन से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं, जिसमें मेन चीज़ है हमारा लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया का, कॉन्सेप्ट आता है इनर्शिया का। कोई भी बॉडी है इस यूनिवर्स में, वो अपनी स्टेट में रहना चाहेगी, वो रुकी हुई है रुकेगी, वो चल रही है वो चलेगी, जो भी उसकी स्टेट है, एनी बॉडी वुड लाइक टू बी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। इसी चीज को जो उसकी क्या है, जिस स्टेट में वो रहना चाहती है, जो टेंडेंसी है उसकी, किसमें, रेस्ट में रहने की या मोशन में रहने की, उसको हम क्या बुलाते हैं, इनर्शिया, उसको हम क्या बुलाते हैं, इनर्शिया। फाइन, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक किसी भी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स, और फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस, बैलेंस फोर्स भी नहीं होना चाहिए, जब तक वो काम नहीं करेगा वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। मान लो वो बॉडी रुकी हुई है तो आपको पुश करना पड़ेगा। मान लो कोई बॉडी आपकी चल रही है तो वो कब रुकेगी, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर रहा है,
जैसे आपकी बाइक क्यों रुक जाती है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना हो तो आपकी बाइक कभी रुकेगी नहीं। और बाइक चल क्यों रही है? क्योंकि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? एनर्जी प्रोवाइड कर दो, इंजन चलता है। गेटिंग इट और नॉट? गेटिंग इट और नॉट? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। अब मुझे ये तीनों का बताओगे आप। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल बताओ। इनर्शिया कहाँ देखते हो? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल बताओ। बताओ मुझे। हाँ जी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब आप बैठे होते हो एकदम से गाड़ी एकदम से चलती है, आपकी पीछे की तरफ धकेले जाते हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फाइन। कहाँ यूज एप्लीकेशन देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप देख सकते हो। फल तोड़ते हो, फल कब तोड़ते हो? जैसे आप क्या है, पेड़ को हिलाते हो, पेड़ को हिलाते हो तो क्या होता है, आपके फ्रूट्स नीचे गिरते हैं। फ्रूट्स नीचे क्यों गिरते हैं? क्योंकि सडनली जो है आपकी ब्रांचेस मोशन में आ जाती है। जब बट फ्रूट क्या है, किस फ्रूट की टेंडेंसी क्या है, किस में रहना? रेस्ट की पोजीशन में रहना। जिसके कारण क्या है, वो रेस्ट में रहता है और वो मूव करती है, जिसके कारण वो डी अटैच हो जाता है। ये चीज आपने देखी है। इनर्शिया ऑफ मोशन, जब एकदम से ब्रेक लगते हैं आप आगे की तरफ गिरते हो। क्यों गिरते हो? आपका जो है, आपकी बॉडी मोशन में है, आपकी बॉडी मोशन में है, बट जिस पे आप खड़े हो वो रुक जाता है, जिसके कारण इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, आप आगे की तरफ मूव करते हो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बाइक को घुमा रहे हो आप, ठीक है, कर्व पे, तो बाइक बाहर की तरफ धकेली जाती है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सारी चीजें, ये एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? इनर्शिया रिलेटेड। हाँ जी सोनिया एंड रिची बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? क्लियर? लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या है? इंपैक्ट ऑफ ए फोर्स। द लीनियर मोमेंटम मेजर्स द इंपैक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी। इंपैक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, उसको हम बुलाते हैं P इक्वल टू mv। ठीक है, इंपैक्ट। लीनियर मोमेंटम क्या है? अब लीनियर मोमेंटम जो है डिपेंड करता है दो चीजों पे, मास पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास एंड वेलोसिटी। फाइन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेक्टर क्वांटिटी है, और लीनियर मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जो लीनियर मोमेंटम का आप एग्जांपल दे सकते हो कि इंपैक्ट ऑफ फोर्स है। इंपैक्ट ऑफ फोर्स कब ज्यादा कब कम होता है? देखो, इसके दोनों एग्जांपल दोगे आप, जब हाई मास हो या हाई वेलोसिटी हो, उसका इंपैक्ट, हाई मास और हाई वेलोसिटी का इंपैक्ट। फाइन। अब देखो फॉर एग्जांपल आपका जो है, सिंपल सिंपल है, जब आपकी दो गाड़ियां टकराती हैं, ध्यान से सुनना, दो गाड़ियां बिल्कुल इक्वल स्पीड पे हैं, बिल्कुल इक्वल स्पीड पे है, बट एक का मास ज्यादा है। क्या है? मास ज्यादा है, एक का मास कम है, वेलोसिटी सेम है। तो क्या होगा? डैमेज कौन सी ज्यादा पहुंचाएगी? सिंपल सी बात है, इसका जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, वो टकराएगी, ये गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सेम वे, जब आपका फॉर एग्जांपल गोली चलाते हो आप, बुलेट, तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी वो क्यों किसी चीज को वो कर देती है, पेनिट्रेट करती है। जो आपकी बुलेट है गन से निकल के क्यों पेनिट्रेट करती है? क्योंकि उसका साइज छोटा है, मास कम है, बट उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। वेलोसिटी बहुत हाई होती है तो वो एकदम से टकराती है, फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो आर पार हो जाती है या किसी चीज़ को क्या कर देती है, छेद देती है। क्यों? क्योंकि उसका जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, उसकी वेलोसिटी के कारण हाई है।
गेटिंग इट और नॉट? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मास ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑब्वियसली ज्यादा होगा। इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा इफ यू हैव लार्जर मास एंड लार्जर वेलोसिटी। क्लियर? अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इनर्शिया रिलेटेड है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरीबॉडी, जो भी एवरी बॉडी कोई भी बॉडी है यूनिवर्स में, कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिमोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन unless it is acted upon by external force, और it gives the definition of a force as well as inertia। दोनों चीज की डेफिनेशन आती है इससे, inertia की भी और फोर्स की भी। फोर्स क्या है आपका? हाँ जी, फोर्स इज ए एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। कब हो सकता है? प्रोड्यूस और ट्राइज टू प्रोड्यूस द मोशन ऑफ ए स्टैटिक बॉडी। रोकता है, जैसे ब्रेक मारते हैं हम, वो रोकता है, वो भी एक फोर्स है। ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन, वही बात है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ योर रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनको चेंज करने के लिए जो चीज लगती है वो फोर्स है। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो क्या होगा? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज आपको याद रखनी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब फोर्स क्या होना चाहिए आपका? अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, तभी आपका वो कोई इंपैक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। बैलेंस फोर्स नहीं कर पाते। अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो और दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, वो बैलेंस फोर्स हो गए ना, उनका तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? अनबैलेंस फोर्स लाइक, हाँ जी, अनबैलेंस फोर्स कब लगता है? जब आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, वो क्या है आपका? अनबैलेंस्ड फोर्स है। पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। पैरेलल अनइक्वल फोर्सेस क्या हो जाएगा? आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरेलल इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बट यहां क्या हो जाएगा? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये आपका इनर्शिया चेंज नहीं कर सकता, ये स्टेट चेंज नहीं कर सकता, ये चेंज कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, क्योंकि ये अनबैलेंस फोर्सेस हैं। ये क्या है? अनबैलेंस फोर्सेस है। अब यही चीज जो है, इनर्शिया वाली चीज से ही हमें टॉर्क की डेफिनेशन मिलती है। किसकी? टॉर्क। आप दरवाजा खोलते हो तो दरवाजे का प्लेन ऑफ लाइन ये होती है, हिंज होती है, हिंज के अराउंड आप धकेलते हो, फोर्स ऐसे लगाते हो, तो दरवाजा उसके अराउंड कर्व मोशन में, सर्कुलर मोशन में घूमता है कि नहीं घूमता? बताओ। दरवाजे पे यहां हिंज लगी हुई है, आप यहां से धक्का मारते हो, दरवाजा सर्कुलर मोशन में, उसका जो प्लेन है वो सर्कुलर मोशन में घूमता है कि नहीं घूमता? वही चीज टॉर्क है। सिंपल भाषा में वही चीज टॉर्क है। जो आपका स्टीयरिंग व्हील काम करता है वो टॉर्क के बेसिस पे करता है। द रोटेटिंग और टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट दैट पॉइंट, और उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप ये चीज ध्यान से देखो, आप दरवाजे के देखो, यहां हिंज है, यहां फोर्स लगा रहे हो, दरवाजे को बीच में फोर्स लगाते हो तब आपका फोर्स लगता है उतना, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम होने के कारण क्या है? एफ इंटू डी की वैल्यू कम आएगी कि नहीं आएगी? तो उसका वो रोटेटिंग इफेक्ट कम, टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? आप जितना दूर दरवाजा हिंज से होगा और फोर्स लगाओगे तो उतना ही इजीली आप देखोगे, जितना झूला का डायमीटर ज्यादा होता है उसको हल्का सा पुश करोगे वो घूमने लगेगा। जितना छोटा झूला होगा उसे ज्यादा फोर्स से आपको घुमाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? हाँ जी, रिची एंड सोनिया बताइए मुझे, टॉर्क क्या है? एक आपका क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड एक्सिस है। जैसे दरवाजे में एक्सिस है, दरवाजा ये है, जैसे मेरा फोन है, ये दरवाजा है।
अगर ये एक्सिस है, हिंज यहां लगी हुई है, आप यहां से धक्का मारोगे तो ये खुलेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, ये चीज इसकी सर्कुलर मोशन में होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो टॉर्क होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट और दैट एक्सिस, उस एक्सिस से, और जितना डिस्टेंस दूर होता है उतना इजीली आप फोर्स लगा सकते हो। जैसे इस पेन को मैं यहाँ से घुमाऊंगा तो ये इजीली घूम जाएगा, यहाँ से घुमाऊंगा तो ये नहीं घूमेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये? हाँ जी। कपल क्या है? टू इक्वल एंड अनइक्वल फोर्सेस अप्लाइड साइमल्टेनियसली एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो क्या कहलाता है? कपल कहलाता है। मोमेंट ऑफ कपल, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करता है। देखो ये आपका सेंटर पॉइंट है, कोई भी सर्कुलर मोशन है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। आप एक फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हो, ये एक फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हो, ये इसमें सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा। ये इसमें क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। और ये क्या? इक्वल और अनइक्वल पैरेलल फोर्सेस हो सकते हैं। ये जो सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, मूवमेंट ऑफ कपल कहलाता है। फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लाइन ऑफ एक्शन है। मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू एफ इंटू एस। द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ कपल इज नोन एज मोमेंट ऑफ कपल, जो आपका, हाँ जी, जो गाड़ियों में ड्राइव करने में हेल्प करता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आपका कभी भी गाड़ियों में देखोगे इतने टॉर्क, न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है? आपका सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू इंजन, वहां इंजन यूज होता है, इंजन के फोर्स के कारण। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बताइए मुझे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है। न्यूटन सेकेंड लॉ आपको फोर्स की डेफिनेशन देता है। फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है आपका? मास इंटू एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मतलब, हाँ जी, the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum of body, and the change in momentum take place in the direction of the force. This law helps to measure the force. ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ फोर्स भी कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। आराम से देखो, P क्या था? m इंटू वी, m इंटू वी। अब मान लो कोई भी मोमेंटम है, किसी भी दो चीजों की मोमेंटम है, वो चेंज हो रही है, किसके कारण? जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हो। आपका मान लो P1 और P2 है, वो क्या? M1 V1 M2 V2। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू V1 माइनस V2, कुछ भी ले सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनेंस। और जब रेट की बात आ जाती है, T आ जाता है। समझ रहे हो? तो ये फोर्स होता है जो क्या है? द फोर्स एक्टिंग इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि मान लो आपकी P1 मोमेंटम थी, लीनियर मोमेंटम, वो P2 हो गई है, तो मास तो वही सेम रहेगा। मास हम सेम मान लेते हैं, सेम बॉडी पे काम कर रहे हैं हम, मास सेम मान लेते हैं। आपकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, तो इसको V2 माइनस V1 भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम क्या होता है आपका? कोई भी जब आप रेट ऑफ चेंज बोलते हो तो वो पर यूनिट टाइम बोलते हो। और इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी क्या होता है? आपका एक्सेलरेशन। इसलिए मास इनटू एक्सेलरेशन कहां से आया है? आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं फिर से देखो, हाँ जी, आपका ये चीज देखो, कोई भी बॉडी थी, उसका मास m था, इनिशियल वेलोसिटी u वाला कर लेते हैं, चलो, इनिशियल वेलोसिटी u। आपने उसका मोमेंटम चेंज किया P2 पे, फोर्स लगा के।
फोर्स लगा के, वो क्या आ गया m इंटू फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, p2 माइनस p1, क्या हो गया m v माइनस m u, मतलब m कॉमन ले लिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस u। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम p1 p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय t, डिवाइडेड बाय t किया, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ कहता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो आपका फोर्स डिफाइन करता है, और फोर्स इस डेफिनेशन से क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जितनी तेज बॉडी जा रही होगी, एक्सेलरेट कर रही होगी, और जितना उसका मास होगा उतना ही उसका फोर्स प्रोड्यूस होगा। क्लियर ये चीज, बताइए मुझे। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है, न्यूटन लेते हैं हम, जिसको हम ये भी ध्यान रखोगे 1 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, 1 डायन किसके बराबर है, अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ, डेफिनेशन क्या है 1 न्यूटन की, 1 न्यूटन की डेफिनेशन होती है आप 1 kg मास को, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू बॉडी ऑफ 1 kg मास टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इनवर्स, या पर सेकेंड स्क्वायर, कि 1 किलो मास की बॉडी है उसमें आप 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप क्या करो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करो, वो 1 न्यूटन होता है। 1 डायन हो गया आपका, हाँ जी, 1 ग्राम की बॉडी है उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप क्या करो, मोमेंटम प्रोड्यूस करो। क्लियर है, हाँ जी, ये डेफिनेशन है आपकी न्यूटन फोर्स की, मतलब फोर्स की यूनिट की, न्यूटन की। और फाइन, यूनिट फोर्स क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ 1 kg। सेम बात होगी जो डेफिनेशन की। एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन क्या है, m इंटू ए है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर सेकेंड स्क्वायर, कल ही तो कराया, सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। देखो एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू बाई टी, ये चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टी है, तो ये भी सेकेंड हो गया, ये सेकेंड इनवर्स ये बनाता है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास में केजी आ जाता है, ये हो जाएगी डेफिनेशन, इसमें क्या ही दिक्कत है, बताओ मुझे। क्लियर है, फाइन। ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या कहलाता है, इंपल्सिव फोर्स, और इंपल्स कहलाता है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है इंपल्स का, अगर देखो बिल्कुल थोड़े से टाइम के, आपकी जब बॉलिंग, आप बॉल को कैच करते हो, फील्डर बॉल को कैच करता है, तो वो जो इंपल्स है उसको घटाने की कोशिश करता है, सिंपल सी बात है। अगर वो सिंपल ऐसे रखेगा तो बॉल सीधी टकराएगी, टकराते ही जब ये दोनों टच में आएंगे तो जो वो फोर्स है सारा का सारा थोड़े से टाइम के लिए उस पर काम करेगा और वो रुक जाएगी, बॉडी रुक जाएगी। तो हाथ पे चोट लगती है ना, क्योंकि उसका इंपल्स ज्यादा है, उसका क्या है, इंपल्स ज्यादा है उस फोर्स का। अगर फील्डर क्या करे, बॉल टच हुई और वो बॉल एकदम से रुके ना, क्योंकि वो अपने हाथ को पीछे खींच रहा है, तो जो फोर्स का इंपैक्ट है वो लंबे टाइम के लिए होता है, हाथ पे चोट नहीं लगती। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप अपने हाथ को पीछे खींच रहे हो, हाथ को पीछे खींचते हो तो टाइम ज्यादा मिल जाता है, जिसके कारण जो बॉडी के साथ टच में आता है वो एकदम से फोर्स का पूरा इंपैक्ट आपके हाथ पे नहीं जाता, जिसके कारण आपको चोट भी नहीं लगती और जो बॉडी है वो रुक भी जाती है।
गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद स्प्रिंग्स एंड शॉकर ऑब्जर्वर टू रिड्यूस द जर्क्स व्हाइल मूविंग ऑन अनइवन रोड्स। क्रिकेट में भी यही करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? देखो, जब आपका शॉकर्स क्या काम करते हैं, अगर शॉकर नहीं होंगे तो वो झटका लगा, जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, आपको चोट भी लग सकती है, आपको मतलब हड्डियों की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, होता है ऐसा। जब आपका जो स्प्रिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस फोर्स के टाइम को बढ़ा देते हैं, और वो फोर्स जब आपकी गाड़ी पे पहुंचता है, आप तक पहुंचता है, तो वो ज्यादा टाइम लेता है, जिसके कारण उसका इंपैक्ट कम होता है कि नहीं होता? बताओ मुझे। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके फिजिक्स के लॉज की, मोशन के लॉज की, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्लियर है? सोनिया एंड रिची बताइए मुझे, बताओ मुझे, ये क्लियर है? फाइन। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कहता है कि एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बात करनी है, 2018 में क्वेश्चन भी आया था इस पे, ठीक है, HCS में मतलब, तो उस पे हम बात करेंगे। क्लियर? न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिंपल है, ठीक है। इफ ए बॉडी अप्लाइज ए फोर्स F1 ऑन बॉडी B, देन द बॉडी B रिएक्ट्स विद द फोर्स FB, जो सेम आपका मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। अब इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, हाँ जी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? एक तो है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब आप देखो ये चीज कहां अप्लाई होती है, कहां देखते हो आप? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल बताओ मुझे। हाँ जी, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एग्जांपल थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। पुशिंग ए वॉल आप एग्जांपल नहीं दोगे। हाँ, आप इसको ये कहोगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने स्केटिंग कर रहे हो, स्केटिंग कर रहे हो, स्केटिंग करते वक्त ध्यान से सुनना, जो स्केटिंग करते हो अगर आपने पहने हुए हैं, तो आप धक्का मारोगे ना वॉल को, वॉल का धक्का मारोगे तो आप अपने आप पीछे आओगे, अपने आप वो फोर्स आपको पीछे लेके आएगा। वॉल को धक्का मारा, वॉल तो मूव नहीं करेगी, जो वो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? रॉकेट लॉन्च करते हो, रॉकेट लॉन्च कैसे होता है मुझे बताओ, रॉकेट लॉन्च कैसे होता है? रॉकेट लॉन्च प्रोपल्शन से होता है। कैसे होता है? जो आपका फ्यूल है वो क्या करता है, हाँ जी, थर्स्ट प्रोड्यूस करता है किस डायरेक्शन में? नीचे की तरफ, जिसके कारण क्या होता है, अब इस साइड से थर्स्ट प्रोड्यूस की, तो क्या होगा, जब आपकी बहुत तेज जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है किसके कारण? फ्यूल के कारण, वो फोर्स क्या करेगा, आपके रॉकेट को, उसका अपोजिट फोर्स आपके रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। थ्रस्ट किस साइड प्रोड्यूस हुई है? नीचे की तरफ, जिसके कारण जो जो फ्यूल के कारण जो प्रेशर बना है वो नीचे की तरफ थर्स्ट प्रोड्यूस करता है। उस थर्स्ट के कारण आपका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट मूव करता है कि नहीं करता? बताओ मुझे, करता है ना? क्लियर है कि नहीं? देखो,
रॉकेट हमेशा सिर्फ थर्ड लॉ ऑफ जो रॉकेट लॉन्च है स्पेस क्राफ्ट है उसके लिए आपको ऐसा ही प्रपोल्शन ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप नॉर्मली जैसे आप फॉर एग्जांपल बैटरीज और ये यूज नहीं कर सकते हो। बैटरी होगी या न्यूक्लियर पावर्ड ये यूज नहीं कर सकते। आप कहोगे सर उससे भी तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ थर्स्ट प्रोड्यूस जो होती है, जो प्रेशर होता है उसके अपोजिट डायरेक्ट, क्योंकि वैक्यूम में तो ये चीजें काम ही नहीं करेगी ना, वैक्यूम में तो ये चीजें काम ही नहीं करेगी। कैसे आप वैक्यूम में कोई भी रॉकेट कैसे मूव करता है? वो इसीलिए मूव करता है कि ये फ्यूल जल रहा है, फ्यूल के कारण फोर्स, फ्यूल इस साइड फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसका अपोजिट फोर्स क्या है, रॉकेट पे लग रहा है। वो रॉकेट क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। गेटिंग इट और नॉट? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? थर्ड लॉ का ही, एक्शन और रिएक्शन का ही से ही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आता है। सिंपल सी बात है, आपका जो है कोई दो बोल है, अगर उनका जो है कोई भी दो बॉडी है, फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, ठीक है, एफ ए इक्वल टू वही है तो वही क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बी एम टू, ये m1 लगा लो, ये m2 लगा लो, ठीक है, m2 मोमेंटम लगा लेते हैं। अगर बात मोमेंटम की भी कर सकते हैं, सेम टाइम पे किया है तो हम एक्सेलरेशन की भी बात कर सकते हैं। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, अगर दो बॉडीज हैं उनका हम बात कर रहे हैं, कोई तीसरा फोर्स काम नहीं कर रहा, मान लो दो बॉल हैं, ठीक है, वो दो बॉल आके टकराई, ठीक है, अगर जो चेंज जो टोटल मोमेंटम है वो उन दोनों बोल्स का कंजर्व रहेगा, वो दोनों बोल का कंजर्व रहेगा। कहने का मतलब क्या है आपका, ध्यान से सुनो, कहने का मतलब है ये एक बोल है और एक ये बोल है, ये स्टेशनरी है, ये क्या है, स्टेशनरी है, ये मूविंग है। ये बोल इससे टकराई, ये बोल जब टकराएगी तो क्या होगा, ये मोशन में आ जाएगी। अगर सेम साइज की है, सेम साइज की है तो ये मोशन में आ जाएगी, और ये क्या, ये रुक जाएगी, इट विल स्टॉप एंड इट विल मूव। जो टोटल मोमेंटम है, अब इसका टोटल मोमेंटम क्या है, हाँ जी, जो सीधी सी बात है, फोर्स क्या है इसका, m2 v2 माइनस u2 बाय मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब आपको पता है कि दोनों फोर्स इक्वल होंगे, m1 v1 माइनस u1, जो इसका जो प्रोड्यूस हुआ है इस बॉडी का और इस बॉडी का, क्योंकि क्या है, थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव अपोजिट रिएक्शन। उसी के कारण आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ, कि टोटल इस सिस्टम की जो है मोमेंटम कंजर्व रहेगी, इस सिस्टम की, इससे इसमें पास हो गया, लेकिन टोटल जो कंजर्वेशन है, पहले m1 v1 प्लस m2 v2, मतलब पहले जो वेलोसिटीज थी, फाइनल वेलोसिटीज दोनों की मोमेंटम है, m1 v1 मोमेंटम है ना, m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी, आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम है, m1 v1 m2 v2, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी will be equal to final momentum of first body, final momentum of second body, उन दोनों का एडिशन। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कह सकते हो आप, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेम वे एंगुलर मोमेंटम का भी होता है कि आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो घूम रही है तो अगर उसका रेडियस चेंज होता है एंगुलर मोमेंटम का, तो वो आपका वेलोसिटी या मास या उस पर डिपेंड करेगा, सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करेगा कि आपकी रोटेशन की स्पीड क्या होगी, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कई चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। उसका एक एग्जांपल है, जब स्केटिंग में डांस कर रहे हो तो
आप हाथ फैला के घूमते हो तो आपकी स्पीड कम होती है, जब आप अपने आप को छोटा बना लेते हो तो क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। वो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ हमने सिर्फ लीनियर मोमेंटम का पढ़ा है, जो हमें लीनियर मोमेंटम का ही मेन पढ़ना है हमें। क्लियर है कि नहीं है ये बताइए। जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगी। फाइन। हाँ जी, रिची एंड सोनिया बताइए मुझे। नाउ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये इसके क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। प्रेशर क्या है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्योंकि डे टू डे लाइफ में इस चीज की बहुत आपकी, हाँ जी, एप्लीकेशन है। अमाउंट ऑफ फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। फाइन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी, 1 न्यूटन पर मीटर इनवर्स। क्योंकि एरिया फोर्स की न्यूटन और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ये इसकी। और हम यूजुअली पास्कल, प्रेशर की यूनिट क्या रखते हैं, पास्कल। पास्कल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रेशर। फाइन। अब इसकी एप्लीकेशन देखो, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैन बी इंक्रीज और बाय increased by increasing the thrust और by decreasing the surface area। अब देखो, एक चक्कू है, मतलब नाइफ, नाइफ इजीली किसी चीज को काट देता है, सब्जी को। अगर आप एक ब्लंट एंड वाला नाइफ लोगे वो नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा, देखो आप जो है, सिंपल सी बात है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द थ्रस्ट और बाय डिक्रीजिंग द सरफेस। अगर आपका ब्लंट नाइफ है, आपको जोर बहुत लगाना पड़ता है, क्योंकि जो आप फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो वो ज्यादा सरफेस एरिया पे लग रहा है। अगर आपका शार्पन्ड नाइफ है, मतलब आपने नाइफ को बिल्कुल शार्प किया हुआ है, तो जो एरिया जिस पे वो काम करेगा वो बहुत कम होगा, है ना, बहुत कम होगा। और जो फोर्स आप अप्लाई करोगे वो कम एरिया पे लगेगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा। वो काट देता है कि नहीं काट देता। आप कैसे कर सकते हो, द एक्स नेल, आपका जो, सीधी सी बात है, नेल पॉइंटेड हेड क्यों होता है, क्योंकि आप हथौड़े से फोर्स प्रोवाइड करते हो, वो पर्टिकुलर थोड़े एरिया में जाके स्ट्राइक करता है, तो वो इजीली अंदर चला जाता है। नाइफ, इंजेक्शन नीडल, बुलेट, ये किस चीज का है, हाँ जी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। हाँ जी, क्लियर है। अब देखो ना, एक बंदा अगर सैंड है, सैंड में बंदा अगर खड़ा है तो वो नीचे धंस जाता है ना, अगर वो लेटा है तो नहीं धंसेगा। वेट, फोर्स बॉडी का, यहां क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी, वो काम कर रहा है ना। तो सैंड, जब आप सिर्फ पैरों पे खड़े हो तो एरिया, कम एरिया पे पूरा फोर्स लग रहा है। जब आप लेटे हो तो एरिया बढ़ गया ना, तो आप नीचे की तरफ नहीं जाते। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमेशा याद रखनी है इन चीजों की। गेटिंग इट और नॉट, क्लियर है। अब एयर प्रेशर की बात कर लेते हैं। एयर प्रेशर क्या होता है, हमारे ऊपर क्या है, पूरा का पूरा एक कवर है, किस चीज का, एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में एयर के मॉलिक्यूल हैं, वो एयर के मॉलिक्यूल अर्थ सरफेस पे क्या है, प्रेशर डाल रहे हैं, वो आपका एयर प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किससे मेजर करते हैं हम, बैरोमीटर से। किसने इन्वेंट किया था, टोरिसेली ने। बैरोमीटर किसने इन्वेंट किया था, टोरिसेली ने। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्करी कॉलम ऑफ हाइट 76 मीटर। कि जब 76 मीटर का आपका मर्करी कॉलम की हाइट हो जाए,
वो एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। वो किसके बराबर होता है? 1 एटमॉस्फेरिक। और एरिया उसका मीटर 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं। आगे मैं दिखाता हूं कि कैसा होता है। एसआई सिस्टम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग कितना 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। थोड़ा अलग है, 1,33,10 होता है। इसका एक्चुअल में क्या होता है 1,00310, बट हम लगभग 1 लाख के बराबर ले लेते हैं। यूनिट वही रहेगी, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइन। गोज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। फॉर प्रेशर हाइयर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सिर्फ आपको याद करना है, ध्यान देना बच्चों। क्या होता है, अब ऑलरेडी आप जब भी अर्थ सरफेस पे प्रेशर नापते हो ना, तो वो आप ट्रू प्रेशर नहीं नाप सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर उस पर काम कर रहा है। ध्यान देना, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो ना, उससे आप ट्रू प्रेशर नहीं नापते हो, क्योंकि आप क्या क्या है, बैलेंस ऑफ डिफरेंट फोर्सेस है। यहां देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, अगर आप हवा भर रहे हो तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो उस पर काम कर रहा है। आप पानी के अंदर हो, कहीं भी हो, आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, उसको उसको उसके ऊपर वो भी तो काम कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो काम कर रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप का प्रेशर मापते हैं। हायर प्रेशर के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट ने नापा है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गोज प्रेशर। जो आपका इंस्ट्रूमेंट अगर क्या है, प्रेशर हाइयर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, जो आपका इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया है, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर फॉर प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गोज प्रेशर, माइनस गोज जो उस इंस्ट्रूमेंट ने नापा है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं, बट वी हैव टू गो थ्रू दीज फैक्चुअल पॉइंट्स ऑल्सो, कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से नापते हो प्रेशर, चाहे वो आपका, हाँ जी, टायर प्रेशर है, चाहे वो आपका कोई भी प्रेशर है, उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं नापते, हम रिलेटिव प्रेशर मापते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर मापने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो, तो आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्लस गोज प्रेशर। अगर फॉर प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गोज प्रेशर। ये ध्यान रखना है आपको बस। फाइन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट में। अब आप बोतल लेते हो, बोतल में छेद करो, छेद करोगे तो सबसे ज्यादा पानी, मान लो आप हाइट पे कोई भी कंटेनर है, कोई कंटेनर है, आप छेद किया, उसमें पानी है, तो अगर एक छेद यहां किया, एक यहां किया, एक यहां किया, किस पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, कौन दूर तक पानी गिरेगा, किस में, बताओ मुझे, किस में दूर तक पानी गिरेगा? नहीं, ये सबसे कम होगा, ये बॉटम पे सबसे ज्यादा होगा। प्रेशर 3 चीजों पे डिपेंड करता है लिक्विड पे, किस किस पे, डेप्थ पे, जितना डीप होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। तो ओशियन में जितना डीप जाते जाते उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता जाता है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जितना डेंस होगा लिक्विड उतना प्रेशर बढ़ेगा। एंड थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपसे ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप सेम, आपको कोई बोले, ध्यान देना, प्रेशर का, लिक्विड का प्रेशर कौन डिटरमाइन करता है, डेप्थ, एच का मतलब यहां डेप्थ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब आपसे कोई बोले सिंपल कि आपका सेम लिक्विड है, सेम डेप्थ पे हो, ठीक है, बट आप पोल्स पे हो और इक्वेटर पे हो,
तो आप पे प्रेशर, मान लो आपने डाइव किया, ध्यान देना, आपने डाइव किया कहा, इक्वेटोरियल वाटर में और पोल वाले वाटर में, ठीक है, पोलर वाटर में। तो सेम डेप्थ पे, ध्यान देना, सेम डेप्थ पे आप पे प्रेशर कहां ज्यादा होगा, पोल्स पे, या सेम डेंसिटी सेम है, डेप्थ भी सेम है, कहां कहां ज्यादा आप पे प्रेशर होगा, पोल्स पे या इक्वेटर पे, बताओ मुझे। हाँ जी, यही चीजें सीखनी है आपको पोल्स पे होगा या इक्वेटर पे होगा। जी की वैल्यू ज्यादा कहां होती है, पोल्स पे होती है बेटा, ना कि इक्वेटर पे। पोल्स पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है, साइंस में आगे पढ़ेंगे हम, क्योंकि पोल्स पे अर्थ चपटी होती है। अर्थ का जो डायमीटर होता है पोल्स पे थोड़ा कम होता है, इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज ज्यादा होता है, जिसके कारण आपका जी की वैल्यू ज्यादा कहां होती है, पोल्स पे। आगे पढ़ेंगे भी ये चीज, फाइन। तो ये ऐसे इस टाइप की चीजें आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। देन वी हैव पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या है, सिंपल सी बात है, जो लिक्विड है ना वो चारों तरफ प्रेशर इक्वल अमाउंट में लगाएगा, सिंपल भाषा में। तो टेक्निकल लैंग्वेज में देखो, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या है, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एट ए रेस्ट इन ए क्लोज सिस्टम, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली थ्रू ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। मान लो आपके पास एक गुब्बारा है, गुब्बारे को आप प्रेस करोगे ना, तो जो प्रेशर अप्लाई आपने किया ना वो सारी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पास्कल लॉ है। ये क्या है, पास्कल लॉ है। मान लो आप बोतल के नीचे वो कर रहे हो, इक्वल डायरेक्शन में आपने, इसका बहुत एग्जांपल कर सकते हो। कोई भी कंटेनर है, यहां आपने छेद किए हुए हैं, सेम हाइट पे 5-6 छेद किए हुए हैं आपने, ठीक है। आप पूरा प्रेशर डालोगे ना, सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स है वो इक्वली होती है in a liquid. Pascal law states that pressure applied at any point of a liquid at rest in a closed system will be distributed equally throughout in all direction. सारी directions में वो equally distribute होगा। और इस चीज की practical application है। इस चीज की क्या है, practical application है, जो हम day to day life में use करते हैं। जैसे for example hydraulic brake, जैसे क्या है, hydraulic brake, ऑटोमोबाइल ब्रेक सिस्टम वर्क अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट्स किस पे, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, पास्कल लॉ पे। द हाइड्रोलिक प्रेस, जो प्रेस करते हैं, कंप्रेस करती है बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी मशीन, वो क्या है, कॉटन क्लॉथ, बहुत सी चीजें, आजकल वीस्ट को भी कंप्रेस करने के लिए वो क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस। वो सारे किस पे काम करती हैं, पास्कल लॉ पे। कैसे, बताओ मुझे। हाँ जी, देखो सीधी सी बात है, हाँ जी। अब ये चीज है F1 F2 फोर्स है ये, ठीक है। अब क्या है, इसका एरिया स्मॉल है, इसका एरिया क्या है, लार्ज है, ठीक है। ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, कनेक्टेड है, ठीक। या F1 इक्वल टू PA1 होगा, ठीक है, F1। F2 क्या होगा, PA2। क्योंकि प्रेशर जो है लिक्विड में
अगर यहां प्रेशर अप्लाई किया, एरिया जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। होगा कि नहीं होगा, अभी बात की है हमने पास्कल लॉ में, अभी बात की है। तो देखो P इक्वल टू F1 बाई A1 है, दूसरे इस केस में F1 बाई A1 है, इस केस में P इक्वल टू F1 F2 बाई A2 है। अब प्रेशर इक्वल है तो F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2, ठीक है। अब F2 देखो, F2 क्या हो जाएगा, F1 इंटू A2 बाई A1। A2 की वैल्यू ज्यादा है तो F2 जो फोर्स है, F1 कम है तो भी F2 फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि A2 बाई A1 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि A2 का एरिया है वो ज्यादा है। यही काम आपका, जब आप हाइड्रोलिक प्रेस का काम क्या होता है, आपका स्मॉलर एरिया पे एक फोर्स अप्लाई किया, थ्रू लिक्विड वो लार्जर एरिया पे कन्वर्ट किया, तो क्या होगा, किसी भी चीज पे जो टोटल फोर्स है वो ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा, ड्यू टू पास्कल लॉ, क्योंकि इसका जो है प्रेशर, पास्कल लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनो, पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर अप्लाइड टू एनी पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एट रेस्ट इन ए क्लोज सिस्टम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो मतलब जो प्रेशर है यहां भी और यहां भी इक्वल होगा। चेंज किस में आ जाएगा, ड्यू टू चेंज इन एरिया, यहां जो फोर्स है वो कम है, यहां जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। तो हाइड्रोलिक प्रेस में क्या है, आप जो है स्मॉलर फोर्स को एक किस्म से क्या कर रहे हैं, लार्जर फोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है ये? यही आपका ब्रेक्स में अप्लाई होता है, यही आपका किसमें, हाँ जी, आपका हाइड्रोलिक प्रेस में होता है, और यही हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज होता है। रिची देखो क्या होता है, इसको मैं आपको उससे भी बताता हूं, आपके नोट्स में, नोट्स से भी समझाने की कोशिश करता हूं, नोट्स में ये काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। वेट ए मिनट, फोर्स एंड प्रेशर, इसकी हम बात भी करेंगे। जो चीजें सारी मैंने बात की है ना, ये देखो, जैसे हम, विजिबल है रिची, मुझे बताओ। यस सर। देखो लोअर उस पे क्या है, हाइयर जेट होगा, क्योंकि लोअर उसमें डीप है, ये जी सेम है। अब देखो ये चीज, हाँ, देखो जो पिस्टन है, स्मॉलर एरिया, प्रेशर ऑन पिस्टन ऑफ स्मॉल एरिया ए इज गिवन बाय P(F1)(A1), ये देखो इस पे प्रेशर देखो कितना है, ये प्रेशर क्या होगा आपका, ध्यान से देखो, स्मॉलर एरिया की पिस्टन पे प्रेशर होगा P इक्वल टू F1/A1। ए ये स्मॉलर एरिया है ना। सेकंड देखो, सेकंड इस एरिया में, क्योंकि सेम लिक्विड यूज कर रहे हो, प्रेशर तो सेम रहेगा, प्रेशर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अप्लाइंग पास्कल लॉ, द प्रेशर ऑन लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया ए विल बी सेम, इस प्रेशर ऑन दिस विल बी सेम, दोनों में प्रेशर सेम होगा, फाइन। अब दोनों में प्रेशर सेम है तो यहां देखो, यहां P है F1/A1, यहां P है F2/A2, है ना। अब ये दोनों सेम होने चाहिए ना, इसको हटा देता हूं, P को हटा देता हूं, F2/A2 इक्वल टू F1/A1 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि प्रेशर सेम है, प्रेशर तो सेम है। अब यहां देखो, जो फोर्स 2 है उसकी वैल्यू क्या होगी, फोर्स 2 की वैल्यू होगी F1, A2 आपका इस साइड चला जाएगा इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1।
अब A1 स्मॉलर एरिया है, A2 बड़ा एरिया है, तो जो F2 की वैल्यू होगी F1 इंटू दिस विल बी लार्जर देन 1, क्योंकि A2 मान लो ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 4/2 हो जाएगा इंटू 2 ना, F1 का डबल हो गया ना आपका फोर्स। ये फोर्स अप्लाई होगा आपको लिफ्ट उठाने के लिए, आपको ब्रेक लगाने के लिए, या आपको प्रेस करने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे, सोनिया एंड रिची बताओ। नोट्स आर वेरी गुड नोट्स, ये पूरी एनसीईआरटी और तमिलनाडु से मिलके बनाए गए हैं, मिला के। यू विल गेट एवरीथिंग इन दीस। क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे। फाइन, आज ये सारे अपलोड हो जाएंगे आपके उस पे। फाइन, डन। अब ये जो प्रेशर यूनिट वाला कई चीजें हैं, जैसे क्या है, आपके बैग की जो एप्लीकेशन है, बैग पे आप देखोगे जिन आपके बैग्स की जो टांगने के लिए क्या है, स्पोर्ट है, वो क्या है, आपकी जो स्पोर्ट होती है उसका एरिया ज़्यादा रखा जाता है। क्यों ज़्यादा एरिया रखा जाता है? ताकि जो प्रेशर है वो कम पड़े। करते हैं ना हम, जो एरिया है वो ज़्यादा रखते हैं ताकि जो आपका बोझा है वो कम हो। स्कूल बैग्स की, ये किसकी है? ब्रोडर स्टेप्स होते हैं ना स्कूल बैग्स की। जैसे क्या होता है, हाँ, जैसे क्या है, जो भारी ट्रक होते हैं उनके 10 पहिए नहीं होते, 8 पहिए नहीं होते, व्हील्स, नंबर ऑफ व्हील्स आर लार्जर, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो प्रेशर है वो सारे, समझ रहे हो मेरी बात। और चौड़े टायर्स होते हैं उनके, क्यों? क्योंकि आपका, हाँ जी, एरिया इंक्रीज होने के कारण जो फोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उस एरिया पे। सेम वे आपको जो वो दिखाते हैं, जैसे कई सर्कस वगैरह में नहीं दिखाते ना, दिखाते हैं कि बंदा लेटा हुआ है, उसके ऊपर फट्टे रखे हुए हैं, प्लैंक्स रखे हुए हैं, प्लैंक्स के ऊपर से गाड़ी गुजर जाती है और उससे कुछ नहीं होता, या वो नेल्स पे लेट रहा है। क्या कर रहा है? नेल्स पे लेट रहा है। तो आपका क्या है, अगर आप एक सिंगल नेल पे पैर रखोगे, सिंगल नेल पे पैर रखोगे, आपका चुभ जाएगा वो। लेकिन बहुत सारे नेल हैं, उन पे जब आप पैर रखते हो तो आपका जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चुभता नहीं है वो। दीज आर एप्लीकेशन ऑफ योर प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर फोर्स पर यूनिट एरिया। ये चीज आपने देखी है ना डे टू डे लाइफ में, देखी है कि नहीं देखी? फाइन, ये देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है आपका? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ये आपका एरिया है आपका 1 मीटर स्क्वायर का। उसमें प्रेशर जो पड़ रहा है वो क्या है, मरकरी को ऊपर लेके जा रहा है। कितना ऊपर लेके जा रहा है? 76 सेंटीमीटर तक। फाइन। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक एप्लीकेशन होती है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का, किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है रिची एंड सोनिया? किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका कि क्या होता है जब आप किसी चीज को बॉयल करते हो, जैसे वाटर को बॉयल कर रहे हो, वाटर को बॉयल करते हो, इवेपोरेशन इज नॉट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? जब आपका, देखो आप बॉयल करते हो तो जो ये पार्टिकल्स है ना, ये फास्ट फास्ट मूव करने लग जाते हैं। ये प्रेशर लगाते हैं कंटेनर पे, कंटेनर पे क्या लगाते हैं? प्रेशर। और एटमॉस्फेयर पे भी प्रेशर लगाते हैं, जो ओपन है उस पे भी उसी उसका इतना मोमेंटम प्रोड्यूस करते हैं,
इस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। जितना आप हीट दोगे उतना उसकी मोमेंटम बढ़ेगी। ध्यान से सुनना, ठीक है? उतना उसकी मोमेंटम बढ़ेगी। नाउ बॉइलिंग पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर दिस वेपर प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल। वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद आप कितनी भी हीट सप्लाई करो उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा? वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी हीट सप्लाई कर लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, नॉर्मल प्रेशर में, खुले बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा उसका टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अब पहाड़ों में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। पहाड़ों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो वेपर प्रेशर लोअर टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। मतलब पहाड़ों में फॉर एग्जांपल आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 80 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 80 डिग्री पे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक आपका प्रेशर जैसे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहाड़ों में कम होता है, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे कम होता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जो लोग हैं वहां के, प्रेशर कुकर तो अब आए हैं, हजारों सालों से वहां लोग कैसे खाने को बॉयल करते हैं? क्योंकि 80 डिग्री पे खाने पकाने में ज्यादा टाइम लगेगा 100 डिग्री की बजाय। मतलब कुकिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती, बहुत ज्यादा टाइम लगता। 100 डिग्री पे जल्दी पकता है। तो वहां के लोग क्या करते हैं, इसमें सोल्ट ऐड कर देते हैं। सोल्ट क्या है? इसका सरफेस एरिया कम कर देता है, जिसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। किसी भी चीज में कुछ भी इंप्योरिटी लिक्विड में मिलाओगे तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देता है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, रिची एंड सोनिया बताइए मुझे, क्लियर है? बताइए मुझे ये चीज। देन बायोन्सी, बायोन्ट फोर्स क्या है? सोनिया, बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका, देखो सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करो। कोई लिक्विड है, ये कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड है। जब आप हीट सप्लाई कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो तेज तेज, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सिंपल। और ये क्या है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उतना ही ये प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। करेंगे कि नहीं करेंगे? और उतनी ही फास्ट आपका यहां से आपका मूव करेंगे पार्टिकल्स, मतलब इवेपोरेट होंगे। जब ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, वेपर प्रेशर हीटिंग के टाइम, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट हो जाता है तब वो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। उसके बाद अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ वो जो उसका लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यू कैन नॉट बॉयल वाटर बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्मल कंडीशंस। प्योर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बराबर होता है। उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। पहाड़ों में ये प्रेशर कम हो गया, पहाड़ों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ तो जो आपका वेपर प्रेशर है वो लोअर टेम्परेचर पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाएगा। मान लो 100 की बजाय 80 डिग्री पे ही पहुंच गया। अब 80 डिग्री पे खाना ज्यादा देर के लिए पकाना पड़ेगा ना, टाइम विल बी कंज्यूम, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसमें। समझो इस चीज को। क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ सोनिया, क्लियर है? देखो इतने कंसेप्ट आएंगे ना साइंस में, इतने ज्यादा कंसेप्ट आएंगे। एक तो आपको बेसिक साइंस पढ़े हुए बहुत साल हो गए, ठीक है? हर स्टेट पीसीएस में, हर स्टेट पीसीएस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए
क्योंकि बाकी चीज़ें फिर भी हम यूपीएससी की तैयारी की है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन साइंस हम छोड़ देते हैं यूपीएससी के टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। क्लियर? अब बायोंट फोर्स क्या है? बायोंट फोर्स क्या है? कोई भी लिक्विड क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? An upward force is exerted by water on a floating or partially submerged body. ये अपवर्ड फोर्स क्या है? आपका बायोंट फोर्स है, और इसको बोलते हैं बायोंसी। क्या बोलते हैं? बायोंसी। गैस और लिक्विड दोनों बायोंसी फोर्स लगाते हैं, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट विल सिंक और फ्लोट। अगर बायोंट फोर्स ज्यादा है, किससे? आपका m/g से, तो आपका क्या होगा? बायोंस वो फ्लोट करेगा। अगर कम है तो वो डूब जाएगी। सोल्ट वाटर ज्यादा बायोंसी प्रोवाइड करता है। सोल्ट वाटर ज्यादा बायोंसी प्रोवाइड करता है, इसलिए आपने सुना होगा कि रेड सी और डेड सी, जहां सोल्ट वाटर बहुत ज्यादा है, वहां तैरने में दिक्कत नहीं आती, फ्लोट करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बायोंट फोर्स ज्यादा होता है। सोल्ट वाटर प्रोवाइड मोर बायोंट फोर्स देन फ्रेश वाटर। अब ये निकाल कैसे सकते हो कि बायोंट फोर्स कितना है? हाँ जी, कैसे निकाल सकते हो? जितना वाटर वो डिस्प्लेस करता है उसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, बायोंट फोर्स कितना है। या सिंपली आप देखो कैसे कर सकते हो। आप सिंपली आपने वेइंग मशीन देखी है, वेइंग स्प्रिंग वाला देखा? वेइंग स्प्रिंग जिससे हम क्या करते हैं, वेट निकालते हैं, मास निकालते हैं। उस पे कोई भी चीज बांध लो, ठीक है, बांध ली, नॉर्मली उसका चेक कर लो कि कितना वेट है, कितना मास है। अब उसको धीरे धीरे डिप कर दो लिक्विड में, वाटर में डिप कर दो। अब वाटर में डिप करेंगे, उसका जो मास वेट आया, वेट किसके कारण आया? मास इंटू एक्सेलरेशन नीचे, उसके अपोजिट में काम कर रहा है बायोंट फोर्स। तो क्या होगा, जब आप पानी में उसे डुबाओगे तो बायोंट फोर्स के कारण उसका वेट कम हो जाएगा, और जितना वेट कम हुआ है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका शो करता है कि कितना फोर्स, बायोंट फोर्स लग रहा है। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। कितना डिस्प्लेस करता है। पास्कल लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस is mass per unit volume of a given substance. mass per unit volume, mass per unit volume, ठीक है। इसकी सिंबल क्या होता है? डेंसिटी का रो होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बेसिक यूनिट है, या किलोग्राम मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम मीटर क्यूब है। फाइन। मेन आता है हम रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी होती है मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ये रिलेटिव डेंसिटी होती है कि आप कंपेयर कर रहे हो किससे? वाटर की डेंसिटी से। मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ, उतना ही वॉल्यूम वाटर का मास कितना है, वो आपको रिलेटिव डेंसिटी बताता है। और रिलेटिव डेंसिटी डिसाइड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या आपका, हाँ जी, सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, तो ऑयल ऊपर मूव करेगा, ऑयल हमेशा फ्लोट करेगा, वाटर नीचे जाएगा। क्लियर है ये? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या चीज, मतलब रिलेटिव डेंसिटी से आपको सिंपल याद रखना,
हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर जो है किसी चीज की डेंसिटी निकालने के लिए हम यूज करते हैं। लैक्टोमीटर आपका प्योरिटी ऑफ मिल्क बताता है। क्या बताता है? प्योरिटी ऑफ मिल्क। और वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिलेटिव डेंसिटी के। बस ये याद रखना, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिलेटिव डेंसिटी के। एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक, जिसमें आप दूध डालोगे इसमें, ठीक है, नीचे लीड शॉट्स होते हैं। प्योरिटी ऑफ मिल्क विल बी डिफाइंड बाय, उस पर स्केल होता है, यूजुअली अराउंड 23-24 स्केल पे वो आता है, कितना वो डूब रहा है, उसकी डेंसिटी के बेसिस पे आप प्योरिटी ऑफ मिल्क बताते हो। लैक्टोमीटर ये काम करता है रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट पे। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ये याद रखना कि जो लैक्टोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, किसी की डेंसिटी बताने के लिए वो यूज होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए। फाइन। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है क्या, या वो एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड एक्सपीरियंस ए फोर्स which contracts the extent of their surface area as much as possible to minimum value। ये अंदर की तरफ, जैसे आप एक ड्रॉपलेट, जो जैसे फॉर एग्जांपल रेन ड्रॉपलेट यूजुअली क्या होती है? सर्कुलर होती है, ठीक है। जो लिक्विड्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं क्या चीज? एक फोर्स, जो उसका मिनिमम, जो भी लिक्विड है उसको मिनिमम सरफेस एरिया में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जितना वो फोर्स ज्यादा होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन की डे टू डे लाइफ में बहुत सी एप्लीकेशन है। इन प्लांट्स वाटर मॉलिक्यूल राइज ड्यू टू सरफेस टेंशन। जाइलम टिश्यूज आर वेरी नैरो वेसल्स, जिसके कारण क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स एक, आप कह सकते हो आर्टिफिशियल रोप टाइप हाई टेंसिल स्ट्रेंथ का क्या बना लेते हैं? कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। इसी के कारण क्या है? कंटिन्यूअसली वाटर रूट्स टू डिफरेंट पार्ट, या आप कह सकते हो लीव्स तक पहुंचता है। किसके कारण? वाटर टेंशन के कारण, वाटर सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। वाटर स्टाइडर जो इंसेक्ट्स होते हैं सरफेस टेंशन के कारण आपका डूबते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो गीले बाल होते हैं वो चिपक जाते हैं ना, लहराते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उस पर वाटर प्रेजेंट होता है ना, सरफेस टेंशन के कारण वो अपने आप का एरिया कम करता है, जिसके कारण आपके बाल चिपके रहते हैं। जब सूख जाते हैं तो वो अलग अलग मूव करते हैं कि नहीं करते? गेटिंग माय पॉइंट? वो सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन है। वो किसकी एप्लीकेशन है? सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता है टेंडेंसी टू मूव, लिक्विड की कितनी टेंडेंसी है मूव करने की। हायर विस्कोसिटी मतलब लेस, उनके बीच में, लेयर्स के बीच में ज्यादा फ्रिक्शनल, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन है, वो ज्यादा मूव नहीं करते। जैसे ऑयल की विस्कोसिटी, सरसों के तेल की विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम है। पानी जो है फ्लो कर सकता है ज्यादा दूर तक एज कंपेयर टू ऑयल, क्योंकि ऑयल की विस्कोसिटी, दोनों डिफरेंट है, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी आर टोटली डिफरेंट, वो रिलेटेड नहीं है। ईच लिक्विड मूव्स विद ए डिफरेंट स्पीड, और कुछ ज़्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि उनकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो वो मूव कर जाते हैं। जिसमें ज़्यादा होता है वो क्या, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होता है तो वो उसके फ्लो को रोकते हैं, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। फाइन। नेक्स्ट हमारा है आर्किमेडिक प्रिंसिपल। आर्किमेडिक प्रिंसिपल क्या है? states that a body immersed in a fluid experience a vertical upward buoyant force equal to weight of fluid it displaces। जो buoyant force किसके बराबर है? जितना वो fluid displace करता है वो उस force के बराबर है।
मैंने अभी बताया था, और ये प्रैक्टिकली देख लो। जैसे स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग वेट, ट्रू वेट इसका कुछ आ जाएगा। जब आप इसको डिप करोगे, इसको डिप करोगे तो क्या है, कुछ आपका वाटर डिस्प्लेस करेगा, एंड बायंट फोर्स इसके अपोजिट लगता है, अपोजिट लग रहा है, तो यहाँ जो है आपकी जो फिगर है वो कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि इस पे सिर्फ m इंटू जी काम नहीं कर रहा, इस पे क्या है, बायंट फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। और वो बायंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, डिपेंड्स ऑन वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेस। वाटर जितना उसने डिस्प्लेस किया, मतलब उसका वेट, मास नहीं, उसका वेट। वेट क्या होता है, वेट एक फोर्स है, वो डिपेंड करता है m इंटू जी, एक्सेलरेशन, मास पे और ग्रेविटी पे, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। वेट आपका फोर्स है, वेट एक डिफाइंड कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस, वेट की वैल्यू चेंज होती है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, ए वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इन ए फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। समझ रहे हो? The weight of floating body in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced by body. The center of gravity of the floating body and the center of buoyancy are in the same vertical line. Buoyancy और उसका जो center of gravity है वो same है, same होगा किसी भी floating body का। center of एक ही लाइन में होगा, एक ही vertical line में होगा। फाइन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो, फ्लोटिंग थेरेपी क्या है, यूजेस वाटर डेट कंटेन्स एप्सम सॉल्ट रिच इन मैग्नीशियम। फ्लोटर रिलैक्स करता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑब्जॉर्व करता है। मैग्नीशियम किस चीज़ में, हाँ जी, मैग्नीशियम आपके डिफरेंट जैसे इंसुलिन प्रोडक्शन, डायबिटीज़ वगैरह में प्रोटेक्ट करता है। फाइन, क्लियर है? क्लियर, बताइए मुझे। हाँ जी, सोनिया एंड रिची बताइए मुझे, क्लियर है ये? लास्ट है हम फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन अराइज व्हेन टू और मोर बॉडीज इन कांटेक्ट मूव और टेंड टू मूव, एंड हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, इट कॉजेज द वियर एंड टीयर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट में आएंगे वो टूटेंगे, फटेंगे। इट प्रोड्यूसेस हीट, मोलिकुलर मोशन के कारण ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट, हीट प्रोड्यूस करता है। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन है जब रेस्ट में बॉडी होती है, काइनेटिक जब मूव कर रही होती है। फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी विच आर एट रेस्ट, काइनेटिक जब मूव कर रही होती है। काइनेटिक में स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकता है, रोलिंग फ्रिक्शन हो सकता है। स्लाइडिंग जब सरफेस एरिया बड़ा है कांटेक्ट में, रोलिंग फ्रिक्शन जब वो उस पे घूम रही है। व्हेन ए बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, वो क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब रोल ओवर होती है, रोल ओवर में फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए हम जो है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को हमेशा किस शेप में बनाते हैं कि वो किसी सरफेस पे रोल करे, सर्कुलर शेप में बनाते हैं। जैसे टायर्स हैं, टायर्स का फ्रिक्शन, अगर टायर्स को आप फ्लैट बनाते तो कैसे काम चलता, नहीं चलता ना, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स को, रोलिंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देता है। अब फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं, बॉडी का वेट क्या है, सरफेस कैसा है और एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है। इन तीन चीजों से आपका फ्रिक्शन इफेक्ट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण ही हम मूव कर पाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही हम क्या है, मूव कर पाते हैं। वी कैन होल्ड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, वी कैन वॉक ऑन द रोड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नहीं तो हम क्या होते, स्लिप
कर जाते हैं, हम मूव ही नहीं कर पाते। राइटिंग ऑन पेपर, ऑटोमोबाइल्स, फ्रिक्शन के कारण, नहीं तो वो फिसल जाते, ब्रेक लगते हैं, हम रोकते हैं, फ्रिक्शन के कारण रुकता है। बट जो मेन चीज है डिसएडवांटेज, एनर्जी चाहिए फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए, जिसके कारण वियर एंड टीयर होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो यूजुअली हम ह्यूमंस जो है, आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इसके कारण क्या है, जो ह्यूमंस, हमें फ्रिक्शन को कम करना है। और फ्रिक्शन को कम कैसे करते हैं हम? फ्रिक्शन को हम कम करते हैं बाय रिड्यूसिंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, बाय अप्लाइंग द लुब्रिकेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फ्रिक्शन कैसे, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आपने कम कर दिया। जैसे क्या है, आप क्या यूज करते हो, बताओ मुझे, क्या यूज करते हो? बॉल बेयरिंग्स यूज करते हो ना। बॉल बेयरिंग किस लिए यूज किया जाता है? जो बॉल्स होती है ना बेयरिंग की, वो कॉन्टैक्ट, जो सर्कुलरली मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच का जो कॉन्टैक्ट है उसको कम कर देता है। वो कम करने के कारण आपका कॉन्टैक्ट एरिया कम होने के कारण फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण वियर एंड टियर कम होता है। सेम वे लुब्रिकेंट्स यूज करते हो आप पॉलिशिंग करते हो, स्मूथ सरफेस बनाते हो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी। क्लियर है? चलिए आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेविटेशन से स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन एंड अदर टॉपिक्स हम करेंगे। छोटा टॉपिक है ग्रेविटेशन, और फिजिक्स के चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। फाइन, क्लियर है? ये नोट्स आज अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर कर लिए जाएंगे, अभी थोड़ी देर में ही शेयर कर लिए जाएंगे। फाइन, यू कैन रीड फ्रॉम दीज नोट्स। बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लोगे एनफ रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? बताइए मुझे। फाइन, एनी क्वेश्चंस बताइए मुझे। कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप बता दीजिए मुझे। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। फाइन, थैंक यू।